नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हमने ऑली बोर्ड के द्वारा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट जो कंडक्ट कराई जाती है उसके 30 गणित के बेहतरीन सवाल हमने लिए हैं और एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे इस सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो बिना समय गंवाए हुए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मिक्सचर और एलिगेशन का है। सवाल ये है कि एक बर्तन में 180 लीटर शुद्ध दूध है, 20 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह समान मात्रा में पानी डाला जाता है। फिर से बर्तन से 36 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह समान मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। बर्तन में बचे दूध और पानी की मात्रा के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप समझो इस सवाल को कि अगर हमारे पास टोटल 180 लीटर दूध था, जिसमें से हमने क्या करा कि 20 लीटर दूध निकाल लिया। तो आप खुद सोचो कि जब 180 में से हम 20 लीटर दूध निकालेंगे तो हमारे पास 160 लीटर दूध बचेंगे और उसके जगह पे उतना ही हमने क्या किया, पानी ऐड कर दिया। हमने क्या किया, पानी ऐड कर दिया। तो अब आप देखो कि सर यहाँ से मिल्क और वाटर का जो रेशियो निकल के आया वो 8:1 निकल के आया, मिल्क और वाटर का रेशियो। अब फिर से क्या कहते हैं कि उसने क्या करा कि इस बर्तन से 36 लीटर मिश्रण फिर से निकाला। तो आप इस बर्तन से जब 36 लीटर मिश्रण फिर से निकालोगे तो हमारे पास शेष कितना बच गया, 144। अब कहते हैं कि अब बर्तन में बचे हुए दूध और पानी की मात्रा के बीच का अनुपात ज्ञात करें। 36 लीटर मिश्रण निकालकर उसके जगह पे इतना ही उसने क्या करा है, वाटर को ऐड किया है। तो सबसे पहले जब 36 लीटर में फिर मिश्रण निकालेंगे तो इस शेष बचे हुए मात्रा में भी जो रेशियो रहने वाला है वो 8:1 का रहने वाला है, मिल्क और वाटर का। इसका मतलब कि 8 + 1 9 का वैल्यू अगर 144 है तो 1 का वैल्यू 16 होगा और 8 का वैल्यू 128 होगा और यहाँ से इसका वैल्यू जो होगा वो 16 होगा। यानी कि इसमें भी हमने मिल्क और वाटर का रेशियो निकाला तो मिल्क 128 आया और वाटर 16 आया। अब कहते हैं कि आपने जो 36 लीटर मिश्रण निकाला था वो पुनः इसमें आपने क्या किया है, ऐड किया है। तो इसका मतलब कि सर ये तो जो है वो 128 रहने वाला है मिल्क, लेकिन पानी 36 से बढ़ जाएगा, यानी 6 6 12 3 1 4 1 5 2 हो जाएगा। अब ये दोनों जो वैल्यू है वो 4 4 से कटने वाला है। तो आपको पता है ये 32 टाइम्स जाएगा और ये 13 टाइम्स जाएगा अगर दोनों को 4 4 से काटे तो। यानी कि सर जो ये दूसरा नंबर ऑप्शन है ना, इस सवाल का उत्तर होने वाला है। आप सभी को आई होप समझ में आया होगा। आइए इसी सवाल का एक और अप्रोच देखते हैं कि कैसे इस सवाल को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आया तो शायद दूसरा तरीका आपको पसंद आ जाए। दूसरा तरीका क्या है इस सवाल को करने का? तो इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले ओरिजिनल और टोटल का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनल और टोटल का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनल कहने का मतलब कि इसमें टोटल मिल्क कितना है और टोटल कहने का मतलब कि मिल्क प्लस वाटर कितना है। क्लियर है ना? तो सबसे पहले आप देखो कि अगर 180 लीटर शुद्ध दूध था जिसमें से 20 लीटर दूध आपने निकाला है तो टोटल में से हमारे पास दूध का कितना भाग बचा। क्लियर है पहला? फिर कह रहा है आपने फिर से 36 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो 1 - 36 वटा अभी भी हमारे पास 180 था जिसमें से आपने ये भाग निकाला है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा। यानी 1 - 1/9 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 8/9 होने वाला है और यहाँ से ये 4/5 होने वाला है। 8/9 होने वाला है। अभी ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर ऊपर तो 32 है और नीचे 45 है। इसका मतलब कि सर मिल्क अगर 32 है और वाटर प्लस मिल्क अगर 45 है, ये मिल्क प्लस वाटर का वैल्यू है, मिल्क प्लस वाटर का वैल्यू है। अब आप खुद बताओ, मिल्क 32 है तो वाटर कितना रहेगा? आप कहोगे सर इसमें 13 ऐड रहेगा तभी वाटर निकल के आएगा। मतलब मिल्क से वाटर का जो रेशियो निकल के आया वो 32:13 आया। यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है आपका, सही है। तो आइए इस सवाल को हमने दो तरीक़ों से समझने की कोशिश करें। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा आपका दूसरा सवाल। बताना है कि प्रथम 105 ... संख्याओं का औसत 106 के बराबर है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है ना। आप सभी को पता है कि फर्स्ट
एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के एवरेज कैसे निकाले जाते हैं? तो जब हमारे पास अगर ऑड नंबर होता है तो आपको पता है कि वो नंबर्स का जो एवरेज होता है वो खुद एन होता है, लेकिन जब इवन नंबर होता है तो उसका जो औसत होता है यानी एवरेज होता है वो एन इंटू प्लस 1 होता है। इसका मतलब है कि प्रथम 105 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो 106 होगा। लेकिन अगर पूछता प्रथम 105 संख्याओं का औसत 105 ही रहता तो उस कंडीशन में जो हमारा नंबर होता आंसर होता वो क्या होता? विषम होता। क्लियर है क्या? चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपका ये रहा। तीसरा सवाल के अंदर आपसे पूछता है माध्यिका ज्ञात करो। तो सबसे आसान सवाल है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसके बाद बीच के नंबर्स का हम क्या बताते हैं? तो माध्य बताते हैं। क्लियर है ना? यानी एवरेज बताते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कितने नंबर्स हैं हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कुल हमारे पास 8 नंबर है। इसका मतलब कि बीच के जो 2 नंबर्स होंगे कौन कौन से? चौथे और पाँचवें, इसके नंबर को ढूंढ के और इसका क्या बताना है हमें? तो इसका माध्य बता देना है। बात खत्म हो गया। अभी आप देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम हॉल में ना, ये पूरे नंबर को पहले अरेंज करेंगे बिल्कुल लास्ट तक। हमें लास्ट तक क्यों जाना? जब हमें माध्यिका पूछा है तो अगर हम सिर्फ चौथे और पाँचवें नंबर ढूंढ लें और उसका सम निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा। क्लियर है ना? अभी देखो सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ इसमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर रहे हैं तो कौन सा नंबर आएगा? आप कहोगे सर पहला नंबर ये रहेगा। दूसरा नंबर कौन रहेगा? ये रहेगा, क्योंकि 12 के बाद 13 आता है। तीसरा नंबर कौन रहने वाला है? तो कहोगे सर 114 रहने वाला है। चौथा नंबर कौन सा रहने वाला है? तो कहोगे सर 116 चौथा, यानी मिल गया 116.6 प्लस। पांचवा कौन सा रहने वाला है? तो कहोगे सर 118.7 रहने वाला है, मतलब 118.7। अब ये दोनों को भाग प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा उत्तर आपके सामने रहेगा। कुछ नहीं करना है। 7 6 13, 8 से 14 1 15 का 5 हाथ में 1 3 2 और 2 से डिवाइड। तो सबसे पहले एक बार में गया, फिर एक बार में जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा और फिर 5 बार में जाएगा, यानी 117.65। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका क्या है? उत्तर है 117.65। इस सवाल का क्या हुआ? उत्तर हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये है कि 3 क्रमागत छूट 8%, 10% और P% की जो एकल समतुल्य छूट है वो 37.9% है। तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को आप ठीक है कई तरीके से कर सकते हो। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन हाँ इस सवाल को बहुत जल्दी तरीके से अगर करना है तो आपको ये अप्रोच आना चाहिए, और यही बेसिक तरीका है जो इस सवाल का ना बिल्कुल फटाक से उत्तर देने वाला है। आइए चलते सवाल की तरफ। सबसे पहले कहते हैं 8% की छूट है। इसका मतलब है कि 100 का जो वैल्यू है वो 92 में हम सेल कर रहे हैं। फिर कह रहा है 10% की छूट है, यानी 10 की जो वैल्यू है वो 9 में सेल कर रहे हैं। अभी P% की एक और छूट है, उसके बारे में हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि वो जो छूट होगा वो X से Y का रेशियो रहा होगा उसमें। अभी समतुल्य छूट 37.9% का है, मतलब कि जो 100 का वैल्यू है वो अगर 37.9% का छूट देंगे तो कितने में सेल करेंगे ये कोई मुझे बताओ। तो आप ये कहोगे कि सर जो ये सेल होगा ना वो 100 माइनस 37.9 होगा, यानी कि 62.1 में होगा। अब ये पॉइंट को यहाँ से अगर हटाएंगे तो एक और जीरो यहाँ चिपका देंगे। अभी इसको ना इस तरीके से जो नंबर आते हैं वो आपको पता है, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो आपको अप्रोच आना चाहिए। अगर आपको बताओ ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और ये मिलेगा, इसका मतलब है कि 100 × 10 तो 1000 आएगा ना, मतलब ये कटने वाला है। अभी देखो ये नंबर भी 9 से कट रहे हैं, आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब कि 9 से अगर इसको काट रहे हैं तो कितना बार में काटेंगे? 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 है ना, और फिर 9 8 9 9 81। क्लियर है क्या? फिर 69 और 92 कितना से कट रहे हैं? आप कह रहे हो सर ये 13 से कटने वाला है,
नहीं 13 से नहीं कटने वाला, 23 से कटने वाला है ना, 23×94 और 23×3 इसका मतलब हुआ कि जो x और बटा y का जो मान आया वो 4:3 के बराबर है। क्लियर है ना, x और जो y का वैल्यू है वो 4 और 3 के बराबर है। यानी कि अगर ये 4 रहा होगा x तो y 3 रहा होगा, ये मैंने निकाल लिया। इसका मतलब कि अगर ये 100 रहा होगा तो ये 75 रहा होगा। क्या ये भी बात सत्य है? तो अगर कोई वैल्यू 100 से 75 हुआ है इसका मतलब कि 25% का डिस्काउंट हुआ है। क्या हुआ उसमें? डिस्काउंट हुआ है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अगर इस तरीके से करेंगे तो वैल्यू एक दूसरे से कटेगी। आप सोच रहे हो अप्रॉक्सीमेट लगा के थोड़ा ऐसा करेंगे तो टाइम लगेगा आपको समझने में, सोचने में, लेकिन सवाल हो जाएगा। बट ये तरीका ऐसा है कि आप बिल्कुल वन गो में कर लोगे। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल ये रहा, कहते हैं कि यदि ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, मतलब सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे हम लोग। एक त्रिभुज हमने लिया और जिसमें से सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम देंगे। ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो कहते हैं कि यदि ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई 20 है, मतलब ये भी अगर 20 हो गया, ये भी 20 है और ए बी सी 60 है, ए बी सी 60 है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। आपको पता है इसके सामने का अगर एंगल 60 है और दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने का भी एंगल 60 होगा। अब ये 60 और ये 60 तो ये भी 60। इसका मतलब जब तीनों एंगल 60 डिग्री होता है तो वो कैसा त्रिभुज बनाते हैं? तो आप कहते हो सर वो समबाहु त्रिभुज बनाता है। और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर 400, यानी ये कटेगा तो 100√3 आपका उत्तर होने वाला है दूसरा नंबर ऑप्शन। आसान सवाल था, इजी सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दो बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इसमें से जो इसका हाइट है ना वो आपका 15 सेंटीमीटर के बराबर है। ये जो है ना वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आपके पास दो बराबर साइड्स हैं, मैंने माना ये ए और ए है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है। आप खुद बताओ, अगर ये हाइट 15 है, ये अगर बेस है, तो आपको पता है कि हाफ बेस इंटू जो हाइट होता है वो क्षेत्रफल देता है। यानी कि यहाँ से अगर बेस निकालना चाहेंगे तो 15 और 8 बीसा से, और यानी कि 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी कि मैं यहाँ से बिना कुछ किए आसानी से बेस निकाल लिया, वो है 16। अभी आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये ऊंचाई है तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर ये 16 है तो ये 8 है और ये भी 8 है और ये 90 डिग्री बनाता है। तो अब ये वैल्यू 8, ये 15, तो आपको पता है हाइपोटेनस ट्रिपलेट से 8, 15 और 17 होता है। क्या ये सभी को पता है? यानी कि जो वैल्यू होगा वो 17 होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये अगर 17 है तो ये भी 17 है। यानी कि जो तीसरी भुजाएं थी वो 17 सेंटीमीटर के बराबर था। एक आपका फलन दिया हुआ है, मतलब एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि शेषफल क्या होगा। तो इसका आसान तरीका क्या होता है कि जिससे हमें भाग लगाना होता है वो वैल्यू 0 के बराबर करते हैं। मतलब a-3 y अगर 2 बराबर 0 होगा, क्योंकि हमें यहाँ से a का मान निकालना होगा, और a का मान निकालने के लिए आपको पता है यहाँ से ये 3 के बराबर देगा। अब यहाँ से क्या करना है, ये 3 का वैल्यू यहाँ डालना है इस इक्वेशन के अंदर, और ये 3 का वैल्यू इक्वेशन के अंदर डालने के बाद जो हमारा रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, इसका शेषफल। यानी जब 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 दूना 54 और प्लस 3 तिया 9 माइनस 17 तिया 51 और माइनस 190। अभी इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता है ये 9 3 कितना होने वाला है, 12, और 190 में से अगर 12 चला गया तो 178 माइनस का बचने वाला है, जो कि कोई भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। अभी ये सवाल का तो उत्तर यही होने वाला है जो अभी एग्जैक्ट सामने दिख रहा है। अभी कहीं माइनस प्लस या कोई डिजिट इधर से उधर हुआ होगा तो वो आप मुझे बताना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ इस सवाल का सही उत्तर क्या है, या तो फिर ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। आइए समझते हैं। और इस सवाल को अगर आप करने जाओ ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा अगर अपने तरीके से लगाएंगे, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड अगर लगाओ तो शायद ये सवाल जल्दी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि यदि एक साथ पी और क्यू किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है
हालांकि यदि पी अकेले काम करता है और काम का 1/4 भाग पूरा करता है और फिर क्यू काम को अपने हाथ में लेकर शेष काम पूरा करता है, तो इस प्रकार काम 120 दिनों में पूरा हो जाएगा। पी को अकेले पूरा काम करने में कितना समय लगने वाला है? बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए, शायद आपको अगर प्रॉब्लम आई होगी तो आप समझने का कोशिश करना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैं इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बना के डालने वाला हूँ ऐसे सवालों के ऊपर। आइए, पहले ये तो 1 वीडियोज़ है 30 क्वेश्चंस के, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर कराया। वैसे मैंने सोचा था इसे अलग से एक कराऊँ वीडियोज़ इसके लिए, लेकिन ठीक है। अभी समझते हैं क्या कह रहे हैं कि पी और क्यू किसी काम को 60 दिनों में करता है। मतलब ये हुआ कि अगर पी और क्यू किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, पी और क्यू किसी काम को 60 दिनों में कर रहा है, पी और क्यू किसी काम को अगर 60 दिनों में कर रहा है, जिसमें से पी अकेले काम करता है और काम का 1/4 भाग पूरा करता है, यानी कि पी जो है वो काम का अगर 1/4 भाग पूरा करता है तो शेष भाग कितना है हमारे पास? तो आप कहोगे सर 3/4 भाग। जो कौन कर रहा है? क्यू कर रहा है। कितने टाइम में? 120 दिन में। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब अगर पी और क्यू का एक दिन का काम निकालेंगे ना, तो आप ये कहोगे कि सर 1/P और 1/Q जो होगा ना वो 1/60 दिन में काम करेगा। यानी एक समीकरण आपके पास ये है और एक दूसरा समीकरण आपके पास ये होने वाला है। क्लियर है क्या? ये दो समीकरण जो है हमारे पास, यही मदद करेंगे आपको सवाल सॉल्व करने में। अब इसमें अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाए या ज़्यादा कुछ अगर आपने सोचने लगा किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है कम है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी पहले इसको वन गो में कैसे सवाल को इजी वे में बहुत ही बेसिक टर्म के साथ कैसे कर सकते हैं वो समझना हमें। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अगर हमारे पास या तो एक पी का वैल्यू मिल जाए या तो क्यू का वैल्यू मिल जाए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखो कि अगर पी का वैल्यू 90 दिन रखते हैं, पी का वैल्यू 90 दिन रखते हैं, तो क्या ये आपको पूरा का पूरा एक इंटीजर यहाँ 120 दिन आने वाला है क्या? क्योंकि पी कभी भी यहाँ ना 4 से कटने वाला ही नहीं है, क्योंकि 90 दिन कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा का पूरा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये आप सोचो कि क्या 120 दिन कभी वो आएगा क्या? ऐसा कुछ आने वाला है 120 दिन पॉइंट सम कुछ। हमें तो इंटीजर चाहिए ना वैल्यू। इसका मतलब कि सर पहला नंबर ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। क्या 75 दिन रख सकते हैं क्या? फिर से वही सवाल आता है कि 75 जो है सर 75 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं है। ये डेसिमल में वैल्यूज़ देंगे और दिन यहाँ इंटीजर में है, तो डेसिमल में तो वैल्यूज आएगा नहीं। मतलब सर ये भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे तो सबसे पहले मैंने दो ऑप्शन को हटा दिया है, एलिमिनेट कर चुका है। अब हमारे पास मात्र दो ऑप्शन रहे 60 और 120। अब इसके ऊपर सोचना है कि क्या कौन सा सवाल हमारा सही होने वाला है 120 और 60 दिन के अंदर। सबसे पहले 60 दिन उठाने की कोशिश करेंगे। अगर P मानो 60 दिन काम किया अकेले, P को अकेले काम पूरा करने में 60 दिन लगा, तो आप बताओ कि अगर P को 60 दिन लगा तो इसका मतलब है कि P 60 अगर यहाँ हम डालेंगे वैल्यूज तो ये मिलेगा 15 प्लस 3/4 Q का वैल्यू 120 दिन, और यहाँ से अगर 15 घटा देंगे 120 में तो मिलेगा 105 दिन, और यहाँ से 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यानी कि Q का जो वैल्यू आने वाला है ना 520 का 0 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, यानी Q 140 आने वाला है। मतलब कि अगर P को 60 रखते हैं और Q को 140 रखते हैं तो क्या ये 1/60 मिलेगा क्या? आप खुद सोचो, कभी नहीं मिल सकता क्योंकि 140 में 7 है, तो यानी कि नीचे तो हर हाल में 7 मिलेगा। भाई यहाँ तो 60 आ रहा है, मतलब 7 नहीं आने वाला है। यानी कि हमने जो 60 चुना था ना, जो 60 रखा था, ये भी गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन है 120 जो कि हमारा सही उत्तर है। अभी देखो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, न ज़्यादा कुछ सोचा है, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, ना ज़्यादा कंफ्यूज किया मैंने, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने दो इक्वेशन निकाले, वहाँ वैल्यू रखा और सॉल्व किया। अब 120 दिन जो आ रहे हैं, आपकी मर्जी, आप रख के चेक कर सकते हो ऑप्शन को। मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि क्या 120 दिन रखने पे ये सेटिस्फाइड हो रहा है क्या। तो सबसे पहले अगर आपने P को 120 रखा तो इसका मतलब है कि ये कितना मिलने वाला है, तो आप कहोगे सर 30 मिलने वाला है, और 3/4 Q यहाँ आएगा और 120 यहाँ आएगा। अभी 30 घटाएंगे 120 में तो 90 मिलेगा, मतलब इसके बराबर 90 आने वाला है। यानी कि 30 से ये जो ख़त्म होगा वो कितने बार में? 30 बार में। क्लियर है ना? तो Q का जो वैल्यू आने वाला है वो 30 गुना 4 आने वाला है, मतलब 120 आने वाला है। यानी कि सर P 120 है तो Q को भी 120 दिन लग रहे हैं और P को भी 120 दिन लग रहे हैं। अब 1/120 प्लस 1/120 ही मिला के 1/60 देगा। क्लियर है क्या?
समझ में आ रहा है सबको? मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब जो ऑप्शन है चौथा नंबर वही सवाल का सही उत्तर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियोस को आप शेयर करें ताकि ऐसे सवाल के आसान सॉल्यूशन आपको मिल सके, है ना। आपका अगला सवाल है कि एक चुनाव में कुल 945900 मत डाले गए और उनमें से कुल 15% अवैध हैं, जिसमें पुरुष और महिला के बीच का रेशियो दिया गया है। तो महिला द्वारा डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास टोटल डाले गए मत कितने हैं। तो वो है 945900। अभी इसमें से क्या हुआ कि 15% लोग अवैध हो गए, मतलब वैध कितने थे? तो आप कहोगे सर 85 लोग होंगे, 85% लोग होंगे। हमसे पूछा है महिला के द्वारा, तो पुरुष और महिला का रेशियो 3:2 है। इसका मतलब है कि जो 2/5 जो आएगा ना वो महिला की संख्या देगा। अब आप देखो इसको काटोगे तो ये 17 बार में कटेगा, क्लियर है। यहाँ 00 से 00 होगा, आप इसको 17×2 करके मल्टीप्लाई करो और अपना उत्तर फाइंड करो। हाँ ठीक है, इसको गुना करना पड़ेगा, कुछ ऐसा शॉर्टकट नहीं है। हाँ कुछ इसमें ढूंढ सकते हैं, तो देखते हैं वो क्या चीज़ हो सकता है। इस ऑप्शन को देखने के बाद एक चीज़ नज़र आता है कि ये सारे नंबर्स में ना ये जो नंबर है वो 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें तो 34 है ना। तो ऑप्शन या तो 17 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 17 और 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अभी 17 से डिवाइड का अगर आपके पास है थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। अभी 9 का चेक करना आसान है, तो 9 का चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 6 3 9, 6 3 9, 1 बच गया, 9 से नहीं कट रहा था। 6 3 9, 6 2 8 या 6 3 9, यहाँ 2 बच गया, ये भी नहीं कट रहा था। यहाँ देखते हैं 6 2 8 1 9, 6 3 9, ये भी कट रहे हैं। 6 1 7 2 9, 6 3 9, ये भी कट रहे हैं। मतलब अगर ये 2 ऑप्शन तो मैंने कट कर लिए पहले, अब सिर्फ 2 ऑप्शन है जो 9 से कट रहे हैं। अगर इन दोनों में भी केवल एक ऑप्शन होता जो 9 से कट रहा होता तो मैं गुना नहीं करता, सीधे वो आंसर कर देता। लेकिन अभी क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके आप एक सही उत्तर ढूंढ पाओगे। कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा कि अगर एक धनराशि है जो आर ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर 2 वर्षों में 21/1200 हो जाता है और 3 वर्षों में, मतलब ये है कि अगर ये 2 वर्ष का दिया, ये है 264000। अभी क्या कह रहे हैं कि 2 साल के बाद और 3 साल के बाद ये हमारे पास ना राशि है जो बनती है। आप खुद बताओ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। आप एक तरीका से कह सकते हो कि जो तीसरे साल का बना होगा राशि, उसमें से दूसरे साल का मूलधन और प्लस ब्याज रहा होगा, क्लियर है क्या। तो अब इसीलिए तो ये इतना ज़्यादा है 2 वर्षों की राशि की अपेक्षा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कितना ज़्यादा है, क्लियर है ना। 21120, तो 0 से 0 गया, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, तो ये हो गया 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और ये हो गया 0। मतलब कि जो इतना बन रहा है ना वो हमारा ब्याज बन रहा है। किसके ऊपर, तो 2112000 के ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ये कट करोगे यहाँ से तो कट हो जाएगा। अब आप बताओ, आप देखोगे कि ये जो 528 है ना वो 2112 को 4 टाइम पे काट रहे हैं, और ये जो 4 है यहाँ जो 00 बचा था वो 25 टाइम्स में कटेगा। मतलब कि 25% आपका इस सवाल का क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। समझ में आएगा। कुछ नहीं है सवाल के अंदर, सबसे पहले मैंने ब्याज निकाला, ब्याज निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस निकाला और डिफरेंस से हमने 2 वर्षों का जो हमारे पास टोटल धन था उसको क्या कर लिया, बटा कर लिया और 100 से गुना कर लिया, वो हमें परसेंटेज दे देगा। बस अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ना। आपका अगला सवाल ये रहा कि यदि एक घनाभकार डिब्बे के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल, बहुत ही बेसिक सवाल, और हमेशा से ऐसे सवाल आते रहे सवालों, मतलब ये बहुत ही बेसिक सवाल है जो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। आपको पता है ये फलकों का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये होता है ना कि 2 डायमेंशनल जो हमारा एरिया है वो दे रखा है, ठीक है, 120, 72 और 60। और डिब्बे का आयतन का मतलब कि घनाभ का आयतन जो आपको है वो आपको पता है L इंटू B इंटू H होता है, वॉल्यूम क्यूबॉइड का। अब ये जो हम तीनों को गुना करते हैं, मतलब कि अगर आसन फलकों का क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी, B इंटू H और H इंटू L, तो ये सब जो है ना वो स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो इस स्क्वायर को फॉर्म में ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर रूट बना लेते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर रूट बना लेते हैं, तब ये हमारा क्या निकल के आता है, वॉल्यूम निकल के आता है।
अभी उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 120 इंटू 72 इंटू 60। अब या तो तरीका है सिंपल, इसको गुना कर लो। अभी एक चीज़ और इससे कर सकते हैं हम कि अगर इसमें ढूंढे तो 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहे हैं, 3 यहाँ भी दिख रहे हैं। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि सर जो ऑप्शन होने वाला है ना वो 3 का मल्टीपल होने वाला है। पहले 3 के लिए कहते हैं, पहला नंबर ऑप्शन 3 से कटेगा नहीं, दूसरा 3 से कटेगा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा हाँ जी, मतलब कि सर इस सवाल का आंसर चौथा नंबर ऑप्शन होने वाला है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो ना तो आपके एग्जाम में टाइम बचते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक होता होता क्या है, तो आप कहोगे कि सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी, अभी ऐसे मान लो कि यहाँ देखो आप देख रहे होगे तो बारंबारता आपको कितना दिख रहा है, सबसे ज़्यादा 30, और इसके कितने नंबर हैं, मतलब ये जो 14 है ना वो 30 बार आया है, ऐसा है। ये जो 14 है वो 30 टाइम्स आया है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार अगर 14 आया है तो यही इसकी बहुलक हो गई। क्लियर है ना। एक बेहतरीन सवाल है सर्कल का, जिसके अंदर कह रहा है कि केंद्र O वाला एक वृत्त है। आइए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे आपको समझ में आएगी चीज़ें। एक सर्कल लिया मैंने, अब कह रहे हैं कि इसमें से आपको PQ और RS दो जीवा लेना है। तो मैंने क्या किया कि PQ और RS दो जीवा लिया है, और जिसमें PR व्यास है, मतलब कि जो P और R होगा ना वो इस तरीके से होगा, और ये इधर से इसको इस तरीके से मिला देते हैं। अभी समझेंगे। ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, ये हमारा S है। ये दोनों को जब हमने आगे बढ़ाया तो K पे मिला। अब कह रहे हैं कि ये जो एंगल है वो 66 डिग्री दे रखा है। इसको मैं बाहर बना रहा हूँ। ये जो एंगल है वो 66 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा है कि QoS का मान बताइए, QoS का मान बताओ, ये वैल्यू पूछा है। देखो ऐसे टाइप से 3 सवाल बनते हैं, आप सभी ने करा होगा तो आपको पता है। एक तो तरीका यही सवाल को करने का, देखो ये रेडियस बराबर होंगे, थीटा थीटा मानेंगे, फिर इधर से भी सॉल्व करेंगे सम ऑफ ट्रायंगल्स वाले रूल पे, तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। कई बार क्या होता है कि देखो आप ऐसे त्रिभुज आपको देंगे और कई बार सवाल में वो क्या करेंगे कि आपको ये बराबर देंगे, ये और ये बराबर देंगे, फिर आपको ये दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ऐसे पूछते हैं। मतलब इस तरीके से वो 3 कंडीशंस क्रिएट करके सवाल पूछ सकते हैं। आप एक बार देख लेना, आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। अभी सवाल की बात करते हैं। तो QoS का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम 66 का 2 गुना करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, 132, और 180 में घटाई देंगे तो मिलेगा हमारे पास 48, और उस 48 का आधा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 66 को 2 गुना करके 180 में घटा देंगे, और वही हमारा सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। क्या मतलब मैंने बताया, समझेंगे कि अगर ये थीटा है और ये अल्फ़ा है तो इसका मतलब ये होता है कि थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, थीटा प्लस 2 अल्फ़ा जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन के अंदर फिट करना है और सॉल्व कर लेना है इस कंडीशन में कि जो थीटा और अल्फ़ा है उस दोनों का रिलेशन ये होता है। तो अगर हमारे पास अल्फ़ा 66 था तो हमने 66 को 2 गुना करने के लिए कहा 132, उसमें से 180 को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 48, यानी कि जो ये थीटा है वो 48 डिग्री के बराबर है। और यही सवाल का क्या रहा, हमारा उत्तर रहा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक अलजेब्रा का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, x + 1/3 इंटू x - 1/3 इंटू 9 का स्क्वायर बाई 9x² - 1 इंटू 1/8, यही दे रखा है ना। तो सबसे पहले आप जब इसको देखोगे ना गौर से तो ये आपको क्या दिखेगा कि ये x² - 1/9 है और इंटू 9 का स्क्वायर है, और नीचे जो आपका है ये तो है ही। जब इसको आप देखोगे फिर से तो ये मिलेगा 9x² - 1 इंटू 9 और इंटू 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 9 से 9 कटेगा, एक 9 ऊपर दिखेगा, और ये 9x² - 1 ना यहाँ से ही कटने वाला है, और इसके नीचे है 1/8, यानी 1/8 और इंटू 9, 9 ऊपर में है, नीचे 1/8 है, 8 ऊपर जाएगा, 9 8 72, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक सवाल रुपया पैसा वाला है, बहुत ही अच्छा सवाल है।
आपके सीजीएल प्री में भी ऐसे सवाल आए थे। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि 10 रुपया, 2 रुपया और 50 पैसे के 3 तरह के सिक्के हैं। तो आप 10 रुपये का सिक्का लो, 2 रुपये का सिक्का लो और 50 पैसे का सिक्का आपने लिया, और इसकी जो संख्या है ना वो दे रखा है, ये x+2 दे रखा है, इसका दे रखा है x+2, ये है x+1 और ये है x। ये है नंबर्स सिक्कों की। क्लियर है ना? अभी क्या करना है, तो सबसे पहले ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो हमें देगा टोटल राशि जो 147 के बराबर है। तो गुना करोगे तो 10x + 2 कितना होगा, 10 × x+2 यानी 10x + 20। डायरेक्ट गुना करेंगे 10x + 20, फिर से 2 रुपया में गुना करोगे तो 2x + 2 और 50 पैसे इंटू x का मतलब है 0.5x, और ये सभी मिलकर कितने रुपए बन रहे हैं, 147 रुपया बन रहा है, 147 रुपया बन रहा है। अब आप देखोगे 10x 2 12, 12.5 इधर हो गया, और 20 + 2 22 यानी कि 12.5 x बराबर जो 22 बन रहा है इसमें घटा दो तो 125। क्लियर है क्या? 125 मिलेगा। अब आप देखो ये 12.5 और 125 आपको सेम दिख रहा है ना, क्योंकि डेसिमल जब हटाएंगे तो 10 इधर आएगा और ये कट गया, मतलब x का जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, 50 पैसों के सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या है, तो यहाँ x का मान हमने 10 रख दिया, तो यानी 50 पैसे के कुल 10 सिक्के, मतलब आपके पास कुल कितने रुपए, तो 5 रुपये, और यही सवाल का उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इसमें कह रहे हैं कि 1440 मीटर स्क्वायर के आधार क्षेत्रफल वाले एक शंक्वाकार तंबू में 72 व्यक्ति रह सकते हैं। आप बताओ 72 लोग रह सकते हैं 140 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले तंबू में, यदि प्रत्येक व्यक्ति को 60 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता है तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर यहाँ आयतन दिया हुआ है हमारे पास एक व्यक्ति का, तो हम आयतन की तुलना आयतन से करेंगे और हाइट हमें निकल जाएगी। कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास एक व्यक्ति की आयतन 60 दे रखा है ना। अब आप बताओ कि अगर 1440 मीटर स्क्वायर में 72 व्यक्ति रहते हैं तो एक व्यक्ति रहने के लिए उनको कितना क्षेत्रफल चाहिए, तो 1440 बटा 72 का मतलब यानी 20 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1/3 πr²h। ये एक व्यक्ति का क्या है, आयतन है, और 20 मीटर जो स्क्वायर वो एरिया ले रहा है, वो कितना का एरिया ले रहा है, यही तो πr² उसका आधार का क्षेत्रफल है जिसका वैल्यू उसने दे रखा है। मतलब 60 का जो वैल्यू है वो 1/3 × 20 × h हो जाएगा। अब यहाँ से 20 × 60 और 3 × 9, मतलब कि 9 मीटर की हाइट वाली तंबू चाहिए, है ना। 9 मीटर की हाइट वाली तंबू चाहिए जिसमें 72, जिसमें एक व्यक्ति रह सकते हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले, और जितना बड़ा सवाल है सॉल्यूशन से डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। ये सवाल बड़ा दिख रहा है बट सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट होने वाला है इसका। कह रहा है कि 20% की छूट प्रदान करता है एक थोक मूल्य पे, और जबकि अन्य के लिए 10% का। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर हमारे पास अंकित मूल्य 100 रुपये है तो एक पे हमने 20% का छूट दिया तो 80 में बिका, और अगर 10 का दिया तो 90 में बिका। क्लियर है क्या? अब कहता है कि मिस्टर मिश्रा ने थोक विक्रेता के रूप में 15 किलोग्राम लाए चीनी, यानी कि इस रेट पर उसने 15 किलोग्राम चीनी ले आए और इस रेट पर उसने 10 किलोग्राम चीनी ले आए। मतलब कि यहाँ पे उनका जो क्रैमुल होने वाला है वो 15 × 8 120 और 00, और यहाँ 900, यहाँ कितना होने वाला है 900। मतलब कि कुल मिला के जो उसका क्रैमुल होने वाला है ना वो कितना होने वाला है, तो आप कहोगे कि 2100 रुपया होने वाला है कुल मिला के क्रैमुल। हम कहेंगे कि अगर प्रति वस्तु पे कितना क्रैमुल होने वाला है, तो आप कहोगे सर 15 + 10 टोटल 25 kg हमने अगर लाए हैं, तो पर केजी जो होगा वो 25/400 यानी कि 84 रुपया हमारा जो है वो क्रैमुल है। अब कह रहा है कि कुल लेन देन पर 25% का लाभ प्राप्त करना है। इसका मतलब कि हम इसको अगर बेचेंगे तो 125/100 पे बेचेंगे। क्लियर है ना? यानी कि 25/400 और 25 × 5 125, और 4 से अगर काटेंगे तो 21, यानी 21 × 5 105, यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 105 रुपये है और अंकित मूल्य 100 रुपया था। कहता है कि मिस्टर मिश्रा द्वारा निर्धारित किया गया चीनी का विक्रय मूल्य जनरल स्टोर के लिए चीनी के वास्तविक अंकित मूल्य का कितना % है, यानी 105 100 का कितना % है, तो आप कहोगे सर 105% है। 100 पे कोई भी वैल्यू उतना ही देता है प्रतिशत के रूप में जितना वो उसका ओरिजिनल मान होते हैं, है ना। क्लियर हो गया, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप का सवाल है। कहता है ABC 3 लोग हैं जो 4 3 7 के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है। A और C, मतलब ये A है,
ये बी है, ये सी है। तो एक जो ए है वो 8 महीने के लिए, सी 10 महीने के लिए और वर्ष के अंत में मतलब बी 12 महीनों के लिए उसने क्या करा, अपना पूंजी साझेदारी में लगाया। अब आपको निकालना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो 832, 12 तिया 36 और ये 70, यानी कि आप जब इसको काटपीट मचाओगे ना तो यानी कि ये और ये 32 का मतलब 16 आएगा और ये 35 आएगा और ये 18 आएगा। 16, 18, 35 तीसरा नंबर ऑप्शन है। एक चीज़ मैं आपको इस सवाल में बताना चाहूँगा, आप जैसे ही यहाँ ऑप्शन देखे थे ना 4, 3, 7, इसका मतलब ए का जो वैल्यू होना है वो 4 का मल्टीपल और सी का जो वैल्यू होना है वो 7 का मल्टीपल होना है। बस सिर्फ ये देखना था हमें। अगर आप ये देख लेते तो ए का 4 मतलब 4 का मल्टीपल ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, पहला ही ऑप्शन है जो 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही था। ये भी समझ में नहीं आता तो तीसरा देखते 7 का मल्टीपल कौन है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब कि बी और सी में ही कोई ना कोई ऑप्शन होता। समझ में आया क्या? ये भी कर लेते तो ये करना ना पड़ता। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा सा सवाल है ये। कहता है कि एक कलश में 8 गेंदे का फूल, 7 ट्यूलिप का फूल है और 2 फूल यादृच्छा रूप से निकाले जाते हैं। एक फूल के गेंदे का फूल और दूसरे फूल के ट्यूलिप के फूल होने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले 8 और 7 15 में टोटल पॉसिबिलिटी कितना है फूल निकालने की? तो आप कहोगे सर 15C2। क्लियर हुआ क्या? ये बात समझ में आई सभी को? ये बात समझ में आई क्या? अब हम 8 गेंदों में से 2 फूल निकाल रहे हैं, तो यानी एक फूल तो निकलेगा जो गेंदे का होगा और एक फूल जो निकलेगा वो ट्यूलिप का होगा। यही हमारी प्रोबेबिलिटी होने वाली है। अब इसको फटाक से सॉल्व करो तो 8C1 का मतलब 8 और 7C1 का मतलब 7। तो ऊपर देखो नीचे 15C2 का मतलब क्या होता है? तो यानी 15 गुने 14 और गुने 13 का फैक्टोरियल और यहाँ 2 का फैक्टोरियल और गुने 13 का फैक्टोरियल। क्लियर है ना? बाकी चीज़ें आपको आती है सब कुछ। 2 से ख़त्म हो गया कितना बार में? 7 बार में। और ये 7 से 7 बार में गया, मतलब 8/15 ही इस सवाल का क्या है? उत्तर है। अच्छा सवाल था, आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सरल सवाल। मैंने 1-2 सवाल ऐसे अपने वीडियोज़ में करा रखा है। सिंपल है ये ना, कि इस तरीके का फॉर्मेट में जो अंदर का नंबर है हम उसको n इंटू n+1 के फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं। मतलब कि अगर 110 है तो इसका मतलब कि 11 इंटू 10 होगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो इस फॉर्मेट में आप ब्रेक कर सकते हो। अभी देखो 11 और 10 में सब उत्तर कौन होने वाला है? तो आप कहोगे कि अगर बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा और अगर बीच में माइनस होता तो छोटा वाला, मतलब माइनस होता तो 10, प्लस होता तो 11, मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। सवाल है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 3 की वृद्धि की जाती है, तो सही सवाल है कि अगर किसी भी अंश से अगर 3 का मैंने वृद्धि करा और हर में 1 की कमी किया तो ये बन गया 7/9। और अगर अंश में 1 की वृद्धि करा और हर में 3 की कमी किया तो बन गया 3/4। या तो एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर 11/13 लेके देखते हैं, 11/13 लेके देखा तो 11 + 3 कितना है? 14 है, 7 का मल्टीपल है और 13 में से 1 गया तो 12, 9 से कटेगा क्या? मतलब ये नहीं होना है। अभी देखते हैं 11/19, मतलब कि इतना तो पता है कि ऊपर में 11 आएगा, क्योंकि 7 है तो इसका मतलब है कि टोटल सम 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 3 14 और 19 में से 1 गया तो 18, मतलब कि 7 दूना 14 और 9 दूना 18 तभी आएगा जब हम 11/19 में ऊपर में 3 जोड़ेंगे और नीचे में 1 घटाएंगे। इसका मतलब कि दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है देखेंगे। एक्स वाई से आयु में 12 वर्ष बड़ा है और 13 वर्ष बाद एक्स और जेड की आयु का अनुपात, अच्छा वाई और जेड के अनुपात, देखो वाई और जेड का जो रेशियो दे रखा है वो 4:3 का दे रखा है। अब कह रहे हैं कि वाई जो है वो जेड से 12 वर्ष बड़ा है। वाई जो है जेड से 12 वर्ष बड़ा है और यहाँ अनुपात में 1 बड़ा है, यानी 1 का वैल्यू ही 12 है। तो 4 का वैल्यू 48, 3 का वैल्यू 36, मतलब सच में वाई जो था वो 48 साल का और जेड 36 साल का है। लेकिन कब? 13 वर्ष बाद। हमें चाहिए वर्तमान में, तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों में 13 घटा लेंगे तो ये आने वाला है कितना? 3 और 2 23, यानी वाई 35 हो गया, जेड 23 हो गया, इसकी वर्तमान आयु हो गई। अब कहते एक्स जेड से आयु में 9 वर्ष छोटा है,
तो इसका मतलब 23 में से अगर 9 घटाएंगे तो भैया कितना मिलेगा 14, यानी एक्स की जो वर्तमान आयु है वो 14 साल की है और यही सवाल का उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल क्या कहता है जो देखेंगे कि 50 संख्याओं का औसत 62 है, दो संख्या दे रखा है जिसको हटाना है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो डेविएशन से कि दो संख्या हटाना है तो वो दो संख्याओं का औसत अगर 62 है इसका मतलब कि वो 124 और लेके जाएगा, और ये दो संख्या 284 और 176 तो है, तो 284 और 176 के सम में से ये दो को घटाएंगे वो 48 संख्याओं का आएगा, फिर एक का निकालेंगे, फिर ऐसा करके थोड़ा एक टर्म है वो लंबा चलेगा। देखो सिंपल चीज़ क्या है इसमें, ना तो ज़्यादा तामझाम, बिल्कुल ईजी वे में इस सवाल को, ज़्यादा आप इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते, बहुत ही आसान सवाल है। देखो 62 को अगर 50 संख्याओं का औसत दे रखा है तो टोटल सम कितने हो गए, तो आप कहोगे सर ये टोटल सम हो गए। अभी दो संख्या है 284 और 176 जिसको हटाना है, तो इसके सम कितने हो गए 6 4 10, 8 7 15 1 16, 2 1 3 1 4, यानी कि जब इसको घटाएंगे तो ये हो गया 6 2640। अब कहता है दो संख्या निकल गया तो हमारे पास 48 संख्या रह गए। अब इनका औसत बता दो आप, तो कितना बार में जाएगा ये ऑप्शन देखो, देखो दो वाला तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, और ये पूरा का पूरा 6 बार में जा भी नहीं रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब या तो 55 या 65 होगा। अभी 5 बार में लगाएंगे, 6 बार में लगाएंगे तो 26 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, यानी ये 55 टाइम्स क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कट रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कहते हैं ये देखो भाई, अगला सवाल कहता है कि tan क्यू प्लस सेक क्यू का वैल्यू 2 है। आपको पता है सेक थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर है। अभी tan क्यू प्लस सेक क्यू का मान 2 दे रखा है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या कि सेक क्यू माइनस tan क्यू जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा, और ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 2 सेक थीटा बराबर 2 प्लस 1/2 यानी 5/2 यानी कि सेक थीटा जो होगा वो 5/4 होने वाला है। और ये आपको पता है ये एच होता है और ये क्या होता है बी होता है, तो पी कितना हो जाएगा 3 4 5, आपने ट्रिपलेट पढ़ा है ना, और हमसे साइन थीटा पूछा है, साइन क्यों पूछा है, तो सीधे हम निकालेंगे 3 और एच का वैल्यू 5 यानी 3/5 इस सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है क्या। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल क्या कहता है जो देखेंगे। अगला सवाल ये कहता है कि टैंक का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो भरना कितना है 2/5 भाग, क्योंकि कह रहे हैं ना कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। पाइप ए 12 मिनट में अगर भर रहा है और बी 10 मिनट में, तो इसका मतलब दोनों मिलके 12 25 60, 10 6 60 यानी 60/11 मिनट में उस पूरे टैंक को भरेगा। लेकिन 3/5 भाग भरा है तो हमें भरना है सिर्फ 2/5 भाग, यानी 12 25 60 24/11, यानी कि 2 सहित 2/11 इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है क्या सभी को, क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, आप जब इसको देखोगे तो ये 9 के ऊपर पावर दिया हुआ है, मतलब 81 के ऊपर ये दिया हुआ है 2x + 5, जब 9 के ऊपर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 2 से गुना करेंगे तो 2 4x + 10 इक्वल टू, अब ये 729 के ऊपर बाई है, मतलब 9 का क्यूब होता है जो 729 का देता है वैल्यू। अब 9 का बेस दोनों इक्वल है, मतलब ऊपर का भी वैल्यू बराबर होगा। हमसे पूछा है कौन सा सत्य है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए इसके नीचे सीधे बटा ये 3 आ जाएगा, यानी 4x + 10y3। क्लियर है क्या। देखिए अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले ये सवाल को देखने के बाद ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ दिख रहा है, आपको बस देखने के लिए आना चाहिए। हमें यहाँ ए बी सी का वैल्यू निकालना है ना, ये आप गौर से देखो तो कहीं ना कहीं ए क्यू और ये कहीं ना कहीं बी क्यू आपको दिखेगा। अब ये ए क्यू और बी क्यू कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ये √3 का ना क्यूब किया है और √2 का क्यूब किया है, जो a - b के फॉर्मेट में यहाँ हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब कि a का जो वैल्यू है वो √3 है और जो b का वैल्यू है वो √2 है। क्लियर है ना। अब हमसे सीधे सीधे देखो a क्यू - b क्यू का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a² + b² + ab। तो हमें सिर्फ इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, ये x लगा लेंगे यहाँ और ये y लगा लेंगे। तो आप a² करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस b² करोगे तो 2y² प्लस ab करोगे तो √6ab होगा। अब आपको a² - b² + c² निकालना है, तो इसका मतलब है कि a² यानी x² का कॉफिशिएंट 3 × 9,
माइनस बी का स्क्वायर का मतलब है कि एक्स वाई का कोफिशिएंट, गलती मत करिएगा, यानी एक्स वाई का मतलब यहाँ से ये ए बी मैंने लिख दिया, ये एक्स वाई है, यानी एक्स वाई का कोफिशिएंट √6 यानी कि √6 का स्क्वायर 6 और प्लस सी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर मतलब 4, 9 4 13 में से 6 गया 7। यही हमारा क्या है, सवाल का उत्तर है। ये है देखो लास्ट सवाल आपका, यानी 30वां सवाल, और ये एक साइक्लिक रेस का सवाल है। अभी क्या कह रहा है ये कि एक सर्कल है, एक हमारे पास सर्कल है, एक सर्कल है जिसमें दो व्यक्ति हैं जो समान दिशा में चाल दौड़ रहे हैं ना। एक जो है वो 14 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दौड़ रहा है, चाल से दौड़ रहा है, और दूसरा 16 मीटर प्रति सेकंड के चाल से दौड़ रहा है। अब आपका जो टोटल इसकी लंबाई है वो 2.4 किलोमीटर है ट्रैक का। हमसे पूछा है कि वो पहली बार कब मिलेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2.4 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं क्या, 2400 मीटर, आपको पता है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं तो रिस्पेक्टिव जो स्पीड होता है वो दोनों का क्या करते हैं, माइनस, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वो 1200 सेकंड में क्या करेंगे, पहली बार एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। और ये सवाल का आंसर था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमें और ज़्यादा उत्साह मिले ऐसे ही लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन करने के लिए, अच्छे अच्छे सवालों का सॉल्यूशन देने के लिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले सेशन में ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज़ के साथ, ऐसे ही धमाकेदार सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लोगों तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपको कमियाँ लगी हैं वो कमेंट में बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में इसका सुधार कर सकूं। अभी थोड़ी इश्यूज़ है, वो मुझे खुद पता है, मैं धीरे धीरे उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो एक दिन ठीक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।